नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। आज हम लोग SYGC कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड OCM का 6वां चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस पढ़ने वाले हैं। इन डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जिम्मेदारियां क्या होती हैं हमारे बिजनेस को लेकर। इसका कॉन्सेप्ट इन डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इसकी ज़रूरत क्यों है सोसाइटी को, ओनर की क्या जिम्मेदारी होती है, इन्वेस्टर की जो पैसा निवेश करता है, एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, ग्राहक कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारी होती है, और गवर्नमेंट। साथ साथ में हम लोग बेसिक एथिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी इन डिटेल में पढ़ेंगे। डेफिनेशन बिजनेस एथिक्स के बारे में, मोरल एंड सोशल वैल्यूज क्या होते हैं इन डिटेल पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, आगे बनाते रहूंगा। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक ऑब्लिगेशन होता है, मतलब करना ही है। मैनेजमेंट का एक बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस का, उसकी एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसे वो मस्ट है, उसे वो करना ही करना है। अपनी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी सेव करना है। किसी भी तरीके से अब वो बिजनेस चलाता हो, जो भी बिजनेस चलाता हो, हर एक ऑर्गन जो सोसाइटी है वो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के लिए। बट अब वैसे बिजनेस भी इंसान सोसाइटी में ही रह के कर रहा है, तो सोसाइटी ही उसे दो पैसा दे रही है, तो उसको सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिजनेस को भी चाहिए कि वो सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ दे। तो इस तरीके से सोसाइटी को लेकर एक बिजनेसमैन की अपनी जिम्मेदारी होती है। दैट इज व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स सोलिली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता। वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के कई तबके के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो उनकी मदद करना किसी भी तरीके से, XYZ किसी भी तरीके से, ये इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करता है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाहती है तो उसको चाहिए कि वो अपना एक इनपुट्स जैसे कि मैन पावर, पैसा लगाए, मशीन लगाए, मटेरियल लगाए। इन्वायरमेंट से ही सब कुछ मिलता है उसको, राइट। और यही सारे इन्वायरमेंट की चीज़ों को एज अ इनपुट यूज करके आउटपुट के तरीके से बाहर एक रेडी प्रोडक्ट के तौर पे वो लाती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप होता है कोई भी बिजनेस फर्म का। तो इसमें जो भी अलग अलग सेगमेंट सोसाइटी के लोग ही होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट एनवायरनमेंट में जो पले बड़े होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है सोसाइटी बोथ प्रोक्योरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट, और इनपुट के हिसाब से उनको आउटपुट फाइनल क्या देना है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट तो ये है कि वही बात आ गई कि ऑब्लिगेशन, ये डिसीजन लेना पड़ेगा बिजनेस यूनिट को कि वो डिजायरेबल टर्म्स और ऑब्जेक्टिव्स वैल्यूज ऑफ और सोसाइटी के हित में हो, सोसाइटी के लिए हो, सोसाइटी तक हो। बिजनेस शुड बी परफॉर्म सच मैनर इट विल नॉट हार्म। किसी भी तरीके से वो सोसाइटी को नुकसान नहीं करना चाहिए, इस तरीके से वो बिजनेस को चलाना है। प्रोटेक्ट भी करे, कंट्रीब्यूट भी करे सोसाइटी के इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ खड़े रहे। हार्वर्ड डी बावन इन्होंने डेफिनेशन दिया। इन्होंने बोला कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परस्यू दोज पॉलिसीज, उन पॉलिसीज को चलाना, उन डिसीजंस को लेना, उन चीजों को फॉलो करना, उन एक्शंस को लेना जो डिजायरेबल होंगे। किसके डिजायरेबल होंगे? ऑब्जेक्टिव्स वैल्यूज ऑफ और सोसाइटी के उद्देश्य से, सोसाइटी के फायदे के तौर पर वो। ये कॉन्सेप्ट जो है ये फॉलो किया गया एंशिएंट इंडियन टाइम में। काफी टाइम से एक फिलोसोफर थे हमारे चाणक्य, इंडिया के प्री क्रिश्चियन एरा, और भी फिलोसोफर्स थे। उन्होंने बताया कि एथिकल प्रिंसिपल भी होते हैं बिजनेस की। भाई कुछ चीजें होती है, कुछ नेकियां होती है जो उनको करना होता है, जो कुछ सोसाइटी के लिए उनको कुछ ना कुछ एथिकल तरीके से करना होता है। एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है बिजनेस की कि वो फुलफिल करे कंप्लायंस विद द लॉ। जो भी काम करे भैया कानून की हद में रह के करो, कोई भी काम कानून की हद में रह के करो, कानून तक करो। The firm's recognition social obligations even though not covered by law along with the obligations down by the law। अगर लॉ के अगेंस्ट जाओगे तो वो चीज नहीं चलेगी। लॉ के रह कर, हद में रहकर ही आप काम करिए जो भी कर रहे। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बात बोलती है
कि एक वॉलेंट्री एक्शन है। एक बिजनेस यूनिट को चाहिए कि वो सोसाइटी को लेकर भी कुछ करे। भैया सिर्फ पैसे ही मत कमाओ, कुछ दान धर्म भी करो, कुछ ना कुछ अलग तरीके से सोसाइटी के लिए भी कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करो। क्यों जरूरी है, नीड क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की? भैया इससे होता है कि ट्रस्टशिप बन जाता है, भरोसा बन जाता है। सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी ये प्रोपाउंड की गई थी, महात्मा गांधी ने लाई थी। इसने बताया कि जैसे कि वेल्दी पीपल होते हैं, वो लोग एक ट्रस्ट बनाते, एक विश्वास बनाते, ट्रस्ट बनाते, लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के लोक कल्याण के लिए। बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, उनको ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी भी बोलते। अब कई तरीके ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, ट्रस्ट के स्कूल्स होते हैं, ट्रस्ट के मंदिर होती हैं। आपको चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, बट ऑब्वियसली सोसाइटी का अपना एक्सपेक्टेशंस है, उनकी अपनी उम्मीद है। तो इस तरीके से आने वाले समय में काफ़ी तरीके से बदलाव आया। और आज जो है सोसाइटी की बात करें तो ये गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट सोसाइटी एक्सपेक्ट एक अच्छा बिजनेस भी एक्सपेक्ट करती है कि भैया एक आप भी सोसाइटी में रह के एक सोशल एनिमल ही हो, तो आपको भी सोसाइटी में रह के सोसाइटी के तरीके से जीना है। तो ये कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड सोशल वेलफेयर, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे, ठीक है, चीप एंड बेस्ट सर्विस दे, सस्ते दाम में अच्छी सर्विस दे। तो ये भी चीज़ें होगी। अब इसी की मदद से क्या हो जाता है, उस बिजनेस का एक रेपुटेशन बनता है, उसका नाम बन जाता है। काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, तो नाम बन गया भैया। ह्यूज अमाउंट वो लोग खर्च करते हैं, ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बन जाता है उनका अपना, और उनकी एक अपनी इमेज बन जाती है मार्केट में। अब इसके हिसाब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, गुड रेपुटेशन। अब आप सोसाइटी को भी से लेकर कुछ सोसाइटी के लिए भी कर रहे हो, दैट इज व्हाट, तो सोसाइटी भी तो सोचेगी ना। कर्मा है, आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही। रिजल्ट इंक्रीज, जिससे सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट बढ़ेगा और सस्टेन ग्रोथ होगा। कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो, अनस्टॉपेबल, बढ़ते रहना भैया। आज एक बना है, कल दो बनाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, भाई इन्वायरमेंट को बचाते हुए काम करना है। कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं, दे शुड अवॉइड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। भाई किसी भी तरीके से आप जो भी काम करो, जो बिजनेस है, उसमें आप अब वाटर के रिसोर्सेज को ख़राब मत करो। बुरा भाई कंपनीज होती, फैक्ट्रीज होती है, ओजोन लेयर को ख़राब नहीं करना चाहिए आपका बिजनेस, ऐसा बिजनेस हो। रिजल्टेड पुअर हेल्थ, अब जिसकी वजह से क्या हो गया है कि जो अपनी अर्थ है उसका हेल्थ जो है काफ़ी ख़राब हो गया। और इसके लिए जो ह्यूमन सर्वाइवल, जो ह्यूमन के आगे की स्पेसिस आएगी, उनके लिए खतरा हो सकता है। ये अलग अलग जहरीली गैसें फैक्ट्रीज वगैरह में से जाती हैं ऊपर की तरफ, तो ओजोन लेयर में को जो नुकसान पहुंचा रही है, वी ऑल नो अबाउट इट। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, केमिकल फैक्ट्रीज है, उन्होंने केमिकल्स का जो कचरा था, गंदा पानी था, वो सीधे नाले के थ्रू नदी में बहा दिया, चलो सीधे काम बन गया, नदी तो खराब हो गई ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज जिसका डिस्पोजल भी पॉसिबल हो, ऐसा रिसोर्सेज जिसका डिस्पोजेबल भी पॉसिबल हो, और बेटर टू बेटर, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को उपयोग करके ले लेना। रिसोर्सेज जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, सूत्र हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम नुकसान हो। ट्रेड यूनियन, आजकल वर्कर जो है वो लोग बहुत ही कॉन्शियस हो गए अपने जॉब को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, क्योंकि भैया आजकल बिजनेस में, इन्वायरमेंट में वर्कर का भी एक रोल आ गया है। मैनेजमेंट भी उस चीज़ को समझती है कि वेजेस देना पड़ता है, बोनस देना होता है, तो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि बट ऑब्वियस वही मजदूर है, मजदूर लोग ही काम करने वाले हैं। तो अवॉइड करने के लिए किसी भी तरह का झगड़ा मैनेजमेंट को लेकर, किसी भी तरह का असंतोष हो कर्मचारियों में आपस में, तो उस तरीके के पर लीगल एक्शन या उस पर एक सही सोल्यूशन लेने की जिम्मेदारी होती, तो वो एक ट्रेड यूनियन बना लेते हैं वो लोग। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, हमारी भैया हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे नहीं पूरी कि हम मजदूर हैं। तो ये कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, और जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसका भी अपना राइट्स आ गया है, मैं मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करके दो। मार्केट का फोर्स भी आ गया, क्योंकि वो आपके पास, आपने सामान नहीं दिया सही तरीके से, उसको सही सर्विस नहीं दी, सही गुड्स नहीं दिया, तो आदमी तो वो कल तीसरे दुकान पर जाएगा, राइट, एक सही तरीके की लेने के लिए। तो आप क्यों ना उसको एक बेस्ट सर्विस दो। तो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज होगी। अब कंज्यूमर ही भगवान हो गया, वो दाता हो गया है। गवर्नमेंट का कंट्रोल, बिजनेस में अनडिजायरेबल कभी कभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों तक पाबंदी भी है, कुछ चीज़ों तक आज़ादी भी है।
तो गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके के नियम कानून लेकर आती रहती है और उसको फॉलो करके हमारे बिजनेस को चलाना ही हमारे लिए अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, बट ऑब्वियस है लंबे समय तक बिजनेस चलाना, 4 दिन का नहीं कमाना ना कि भाई चलो छोड़, उसने भी बिजनेस खोला है मैं भी उसकी नकल मार के मैं भी उसी के जैसा बिजनेस खोल लूँ और फिर उससे कम दाम में अपना बिजनेस चलाऊँ। 4 दिन का कमाना है तुमको सर, 4 दिन का कमाने के लिए तो नहीं आए। जिसे लीगेसी बनानी होती है वो मेहनत करता है लॉन्ग टर्म के लिए, सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए, कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, शेयर होल्डर को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ध्यान में रखते हुए सबकी कदर करता है ताकि वो सही तरीके से सही सेवा दे पाए और कोऑपरेशन मिले उसको भी लोगों का, और अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ वो आगे बढ़ता चले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में रखते हुए। सोशल प्रॉब्लम सब सामाजिक जो समस्या है, जैसे अब बेरोजगारी जैसी होगी, पोल्यूशन हो गई, डिस्क्रिमिनेशंस कुछ भी हो गया, मोरल ऑब्लिगेशंस, ये सब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो अभी ग्लोबल हो गया ना सब कुछ, धरती गोल है, दुनिया गोल है, बहुत ही नज़दीक हो गए सभी लोग। मोर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा चैलेंजेस आ गए बिजनेस में और अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गया। ट्रेड बैरियर्स, हाँ आप हमारे यहाँ पर आगे बिजनेस करें, हम आपके यहाँ पर आगे बिजनेस करें, जिसकी वजह से क्या हो गया, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है गुड्स एंड सर्विसेज का, और कंट्रीज आपस में नज़दीक आ चुकी है, एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रही है, बिजनेस कर रही है। रोल ऑफ मीडिया, भैया मीडिया का बड़ा ही रोल है। ये मीडिया एक अलग तरीके का रोल निभाता है चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, फ्री में प्रमोट कर देते। पब्लिक, ड्यू टू इंटरनेट हर एक कॉमन मैन को पता चल गया कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, वो सोसाइटी का एक बड़ा मास है जिसको समझ में आता है कि क्या हो चल रहा है मीडिया में आजकल। अब मीडिया के थ्रू अपनी वॉइस भी उठा सकते हैं। बिजनेस के मैल प्रैक्टिसेस, अगर बिजनेस में झोल झाल हो रहा है, भाई घोला गड़बड़ घोटाला चल रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, दाम तो ले रहे हो लेकिन सेवा नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात होगी। भाई दाम ले रहे हो तो सेवा भी दो बराबर, राइट। इफ यू आर टेकिंग अ राइट अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, तो यू नीड टू प्रोवाइड एक सही तरीके की सर्विस, राइट। तो इस तरीके की सोशल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है ये मीडिया भी, मदद करता है कंज्यूमर की, हाँ चलो हम आगे बढ़ते हैं, आपको हम न्याय दिलाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इंटरेस्ट ग्रुप, क्या है जिम्मेदारियां इंटरेस्ट ग्रुप के थ्रू। पहला जिम्मेदारी रीजनेबल प्रॉफिट। अब इसमें ऐसा हो जाता है कि बिजनेस वो सोचता है कि मैं एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाऊं और बिजनेस को एक्सपांड करूं मतलब बढ़ाऊं, तो मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी ताकि वो बिजनेस को और भी अलग अपॉर्चुनिटीज दे, स्कोप लाए, एक्सपांड करे, ग्रोथ करे, डाइवर्सिफाई करे, अलर्ट करे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लाए, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। सो वेरेवर इट अराइजेज शुड बी एक्सप्लोर। तो उसको बढ़ाना तो जरूरी है ना भाई, अच्छे से कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, आपके काम करने से किसी को रोजगार मिल रहा है तो अच्छी बात है। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, जितना पैसा है सब पैसा लगा दे बिजनेस में, सही तरीके से सही ढंग से बिजनेस में ही लगाना, उड़ाना नहीं है भैया। मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन सेफ्टी ऑफ कैपिटल। अब भाई पैसा मैं ही लगा रहा हूँ तो मुझे ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। मिनिमम वेस्टेज, नुकसान कम से कम हो। हर एक बिजनेस का एक पहला रहता है कि भाई वेस्टेज कम होना चाहिए, पैसे का भी नुकसान कम हो। मैन पावर जहाँ पे 4 लोगों से काम कराया जा सकता है वहाँ पे 6 लोगों को रखने की क्या ज़रूरत है। ये तरीके से एफिशिएंट बिजनेस को चलाने के लिए, ताकि सारी चीज़ें सही ढंग से यूज़ होगी तो बिजनेस एफिशिएंट होगा, एक सही क्षमता से सही प्रॉफिटेबिलिटी और सही प्रोडक्शन देगा, और जिसकी वजह से मोर एफिशिएंटली चलाया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी हलचल हो रही है, शेयर के प्राइसेस जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं। अब स्टॉक जिस कंपनी का, उस कंपनी के बंदे ने कुछ टिप दे दी कि भाई अपना स्टॉक ऊपर हो जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, ठीक है, बाय कर लो, सेल कर लो, ठीक है। तो ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, इट शुड बी अवॉइडेड। तो क्या होता है, ट्रस्ट टूट जाता है। शेयर प्राइसेस आर्टिफिशियली इंक्रीज या डिक्रीज करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, कॉमन इन्वेस्टर्स होते बोलते भाई ये तो लॉस हो गया हमको, हाँ इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाएगा, लेकिन तुम अपने आप को प्रॉफिट में रखोगे, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। काहे के किसी का बुरा करने का, किसी का बुरा क्यों ही सोचना। हाँ, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, और वो तो आपके शेयर होल्डर्स है। एक्सपांशन, अब बड़ा करना है, बिजनेस को डेवलप करना है, तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक टीम होती है, वो काम करते रहती है, ठीक है, कि बिजनेस के प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को और कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज क्या किया जाए, नए नए बेसिक टेक्नोलॉजी सारी तो उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए बिजनेस में, अलग प्रोजेक्ट्स को कैसे हाथ में लिया जाए, मार्केट के कॉम्पिटिशन में कैसे खुद को सर्वाइव किया जाए, कैसे खुद को टॉप पर रखा जाए, सारी चीज़ें।
क्वालिटी को लेकर, एवरीथिंग, पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रहा है मेरे बिजनेस का, मेरे को रिपोर्ट्स वगैरह सर्कुलर्स वगैरह दिखाना ही पड़ेगा। अगर मैं शेयर्स में मेरी कंपनी बिलोंग करती है, मेरे कंपनी के शेयर्स जाते हैं, तो मुझे ये सब चीज़ें तो ओपनली शो करना पड़ेगा ताकि मेरे शेयर होल्डर को ट्रस्ट आए। इफेक्टिव यूज़ ऑफ ओनर्स फंड, ओनर्स फंड मतलब मालिक का फंड। अब शेयर होल्डर्स सारे के सारे ओनर होते हैं, तो उनका जो पैसा है, मेरा जो पैसा है, सारा का सारा पैसा शॉर्ट टर्म में लगा रहा हो या लॉन्ग टर्म में लगा रहा हो, एक सही टाइम पे लगाओ, सही जगह पे लगाओ ताकि टाइम पे रिटर्न मिल जाए। अब बट ऑब्वियसली जब मैंने अच्छा मैनेजमेंट चलाया, गुड पब्लिक इमेज बन जाएगी, मेरी कंपनी का नाम हो जाएगा रेप्यूटेड कंपनी। अब टाटा से बड़ा नाम क्या ही बोलूँ मैं दोस्तों, टाटा एक बहुत बड़ा नाम है। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट भी बन जाता है मार्केट में। अब टाटा अपनी कमाई का 60% सिर्फ डोनेट करती है, आप समझ सकते हो। अपने कमाई का जो बेसिक टर्नओवर उनका होता है उसका 60% डोनेट कर दिए, तो इससे बड़ी कंपनी क्या है जो सोसाइटी को 60% रिटर्न दे रही है। इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है फाइनेंस, कंपनी को पैसा देता है ताकि वो बिजनेस करे और आगे इन्वेस्टर्स को भी प्रमोट करे। लेकिन इन्वेस्टर्स की क्या जिम्मेदारी होती है वो देखो। इन्वेस्टर्स की पहली जिम्मेदारी होती है कि भाई जो भी मीटिंग्स हो रही है उसमें वो भी जाए, मीटिंग्स को अटेंड करे, इन्फॉर्मेशन पता करे, प्रॉपर नोटिस ध्यान दे, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि क्राइसिस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से उसको क्या डिसीजन लेना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टर, बट अब इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है अपना बिजनेस तो वो एक्सेप्ट करता है भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो हमको चाहिए कि उसको हम सही रिटर्न दे, फेयर रिटर्न दे बराबर, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। वो भी कुछ फेयर रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ना तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, आप बेफिक्र रहो सर। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, अब इन्वेस्टर को किसी भी तरीके का कोई शिकवा गिला हो तो ये भी हैंडल करने का काम बहुत ज़रूरी है। मेथड के तरीके से इसको हैंडल करना पड़ता है ताकि उनके जो भी सवाल है उस क्लाइंट के सारे सवाल के जवाब हम सेटिस्फैक्ट्री तरीके से दे पाए। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, जो भी होना चाहिए सब खुला खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, कोई भी चीज़ चोरी छुपे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस एफिशिएंटली चले इसके लिए मेंटेन हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू इट्स ऑपरेशन। मैं मेरे शेयर होल्डर्स के साथ सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखूँगा, आपको भी सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, लूप में रखूँगा सबको। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो है जो स्टेटस है, फाइनेंशियल पोजीशन है वही दिखाऊंगा। कुछ भी अनशन सर्कुलर, कुछ भी स्टेटमेंट का प्रॉफिट हो, ये सब कुछ मुझे सारी चीज़ें जो है वो एग्जैक्ट दिखानी है, करेक्ट बतानी है। पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर उसी के बेसिस पे इन्वेस्ट करेगा, आज भी इन्वेस्ट करेगा, कल भी इन्वेस्ट करेगा। सपोज आज मैंने तो धोखा दे दिया, लेकिन कल कहाँ जाओगे, दुनिया गोल है, आज धोखा देके फिर कहाँ जाओगे, फिर दोबारा वो इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, बोलेगा भाई ये लोग तो सिर्फ बंडलबाज है, सिर्फ बोलते हैं काम करते नहीं, रिटर्न देते नहीं, झोल जाल की कंपनी। तो ये एक ट्रस्ट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट का सेफ है, इसके लिए कंपनी को काम करना पड़ता है। सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, मेंटेन करती है फाइनेंशियल पोजीशन को। सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज ऑफ गुडविल, अब हर एक कंपनी अपना गुडविल बना के रखती है भैया, चलो कि हम इन्वेस्टर की नज़र में सही रहेंगे, उनको सही रिटर्न देते रहेंगे। रिसर्च एंड इनोवेशन, एक नए प्रोडक्ट्स को लाते रहेंगे, एक्सपांड करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब आ जाता है एम्प्लॉई, कर्मचारियों के लिए बिजनेस की क्या जिम्मेदारी होती। भाई मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे इधर, तो मुझे पहले तो जॉब सिक्योरिटी दे दो। जॉब सिक्योरिटी मतलब मेरे को मेरा जो काम है वो अच्छे से समझा दो, सिखा दो, ताकि मैं मेंटल पीस में रहूँ, शांति रहे, और मैं फुल डेडिकेशन से अपना काम करूँ, कंसंट्रेशन से, कमिटमेंट रखूँ मैं अपने काम को लेकर। और जो भी मोरल है, टाइम पे पगार दो भैया मुझको, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए फेयर रेम्यूनरेशन, टाइम पे पगार दो, सही पगार दो, जो चाहिए वो जो मार्केट में चल रहा है वो ऑल द एम्प्लॉयज़ को चाहिए, जैसे कि बोनस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो पैसे नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। आप दो फिक्स अकॉर्डिंग टू जो मेरा सैलरी डिसाइड हुआ वही सैलरी दो, जो वेज डिसाइड हुआ वही वेज दो, और टाइम पे दो। हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर्स, हाँ भैया ये सब चीज़ को भी, अभी मजदूर हो तो इसका मतलब मेरे साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हाइजीन का भी ध्यान रखो आप, ठीक है। कैंटीन की फैसिलिटी आप दिला दो, अगर मेडिकल की फैसिलिटी हो सके तो वो भी दो। सैनिटेशन की सुविधा हो वो अच्छी होनी चाहिए वर्कर्स के लिए। मशीन और प्रीमाइसेस वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अनशन कोई भी मशीन में वर्कर को काम नहीं लाएगी, रिस्क है ना। सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे कि ग्लव्स वगैरह यूज़ करके, शूज़ वगैरह, हेलमेट वगैरह यूज़ करके, मास्क वगैरह यूज़ करके काम करने के लिए दिया जाए मजदूरों को, अगर उस तरीके का काम है तो। गुड वर्किंग कंडीशन, बट ऑब्वियसली कि गुड वर्किंग कंडीशन में एक एम्प्लॉई हो तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे लाइटिंग की सुविधा बराबर हो, वेंटिलेशन की सुविधा बराबर हो, पानी वानी बराबर मिलना चाहिए पीने खाने के लिए, टेकन टू अवॉइड एयर वाटर
एंड साउंड पोल्यूशन ना हो, और लगभग प्रॉपर वर्किंग आवर्स हो भाई, रोज 8 घंटे की ही ड्यूटी हो, 9 घंटे की ही ड्यूटी हो, ये नहीं भाई किसी दिन 12 घंटे करना, किसी दिन 15 घंटे करना, किसी दिन 12 फिर 11 घंटे करना, इस तरीके से नहीं। और उसमें ब्रेक भी मिलना चाहिए 1 घंटे का, ऐसा नहीं कि भाई कंटिन्यू बैठे रहो, काम करना पड़ेगा, ये टारगेट है इसको अचीव करना है, आपको नहीं जाना पड़े, नहीं जाने मिलेगा, इस तरीके का ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो इंडस्ट्रियल पीस एम्प्लॉयर लड़े वो वर्कर के हक के लिए ट्रेड यूनियन के साथ। एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो एम्प्लॉय को किसी भी तरीके से मना ना करे ट्रेड यूनियन में ज्वाइन होने के लिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मत चलाओ भाई, प्यार से जो काम हो सकता है, काहे डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी नहीं। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ है वर्कर की, उन सारी इश्यूज़ को नेगोशिएट करे, बैठ के बात करे और उसको मैनेज करे और एग्री करे। स्ट्राइक्स वगैरह का भी हो गई, लॉकआउट्स वगैरह हो गया, तो उन चीज़ों को बचाए कि नहीं होना चाहिए, उनकी क्या मांगे समझे, उस पर रिसर्च करे और फाइनलाइज करे। बट ऑब्वियसली आप मुझको काम पे रखोगे तो काम सिखाओ तो सही, एटलीस्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दो, एम्प्लॉयज़ को सिखाना, उनको ट्रेनिंग देते रहना रेगुलर, ताकि वो काम को जानते रहें, समझते रहें और काम को सही ढंग से करते रहें। क्वालिटी एनालाइज करना उनकी, एम्प्लॉय को अपडेट करते रहना, कुछ नया आया, कुछ चेंजेस आया, कुछ अपडेट आया तो देते रहना एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनको कॉन्फिडेंस भी ग्रो हो। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो वर्कर को का इंकरेज करो भाई कि कुछ फंक्शंस वगैरह रख दिया, स्कीम प्रॉफिट शेयरिंग कुछ स्कीम है, कुछ ओवर टाइम जैसा कुछ अलग है, कुछ एक्स्ट्रा जैसा उनको दे सकते, तो इस तरीके की चीज़ पार्टिसिपेट करें उनके साथ। कुछ पार्टी वगैरह रख दिया, कभी टीम आउटिंग रख दी, कभी होटल में डिनर करा दिया, इस तरीके से। प्रमोशन ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको बताए, एम्प्लॉय को कंपनीज बतानी चाहिए कि भाई कि आपका जो टैलेंट है उसको बराबर यूज़ करेंगे हम, और आपको आगे आपकी क्वालिफिकेशन हिसाब से, स्किल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देना भी चाहिए एम्प्लॉयज़, दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। बट वैसे जब मुझे पता चलेगा कंपनी मेरे लिए इतना कुछ करे तो मैं भी तो कुछ करूँगा ही, है ना। अब काम चोर तो है नहीं आदमी भाई, काम कर रहा है कंपनी के लिए, तो कंपनी कुछ सोच रही तो मुझे भी सोचना चाहिए, नहीं सोचेगा तो क्या ही करना। ऑल क्वेरीज शुड बी सॉर्टेड क्विकली, जो भी प्रॉब्लम हो, मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वो प्रॉब्लम फटफट सॉल्व होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय को लगेगा भाई चलो अच्छा है, कंपनी अपने बारे में सोचती है। उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हो, शिकवे गिले शिकायत, और भी बहुत सारे मिसलेनियस होते हैं, जैसे कि अप्रिशिएट करना उनकी स्किल के हिसाब से, कोड ऑफ कंडक्ट उनको बताना, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, उनको ये अपॉर्चुनिटी देना कैसे वो अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपना काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर ले वो। रिलीजियस एंड सोशल पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बचाना, भाई आपस में लेके भाई मैं मोदी वाला मैं गांधी वाला ये सब लेके लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में सभी के विचारों से सहमत होना चाहिए, सभी धर्म वाले, सभी जात वाले, एक ही छत पे रह के काम करने वाले, सब मजदूरी है। अलाउिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हो गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के प्रति, अब मैं ग्राहक हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी होती है, मेरे लिए मेरे ग्राहक को, मुझे, मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मुझे मेरे ग्राहक को क्या देना चाहिए, और अगर मैं ग्राहक हूँ तो मुझे मेरे बिजनेसमैन से क्या एक्सपेक्टेशन होगी। मैं पहले बोलूँगा कि मेरे को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो भाई, पहली बात तो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, ताकि मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इस पर काम करते रहती है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर नीचे रहेगी तो कस्टमर रिजेक्ट करे, इससे पहले अपन ही अंदर से रिजेक्ट कर सकते हैं ना, फिर इसको एक बेस्ट प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर इज पेइंग फॉर दैट, राइट। टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल पे एक काम करती है, जो कस्टमर को सही क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। फेयर प्राइसेस, अब ऐसा नहीं आन तान कुछ भी ताम झाम कुछ भी प्राइस मार दिए, नहीं, आपको लूटना नहीं है, लूटपाट नहीं मचानी है, आपको फेयर प्राइस चार्ज करना, हाई प्राइसेस नहीं चार्ज करना है। ऑल द फेयर प्राइसेस कन्वर्ट इन द टाइम कस्टमर, बट ऑब्वियसली जब मैं फेयर प्राइस चार्ज करूँगा तो मेरा कस्टमर बोलेगा भाई ये सही दुकान है, यहाँ पे सही दाम पे मिल जाते ही चीज़ें, अच्छी चीज़ें, तो मैं यहीं पर रहूँ। ऑल टैक्सेस टू बी प्रिंटेड ऑन एवरी पॉकेट, जो भी प्राइस है उसको प्रिंट करके दिया जाए, भाई प्रिंट कुछ और है, दाम कुछ और ले रहा, नहीं चलेगा। कस्टमर की सेफ्टी, हाँ भाई आप एडवर्सली अफेक्ट, अगर लाइफ को अफेक्ट कर दिया, हेल्थ को अफेक्ट कर दिया कस्टमर को, तो मैं भी नुकसान में आ जाऊँगा। तो ये अनसेफ कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। कंज्यूमर को चाहिए कि वो भी ध्यान में रखे कि अनसेफ क्या है उसके लिए और सेफ क्या है, वही सेफ प्रोडक्ट ले। और दुकानदार को, बिजनेसमैन को भी चाहिए कि वो कस्टमर की सेफ्टी के लिए सेफ्टी के ही प्रोडक्ट दे, ठीक है। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग जो है वही, ये नहीं कुछ भी एडवर्टाइज कर दिया, हम ये देते हैं, हम वो देते हैं, हम ये भी, हमारे पास ये भी है, कुछ क्वालिटी कुछ नहीं है लेकिन करा दिखा दिया हमने, ये सब क्वालिटी दिखाते हैं, नहीं, होना चाहिए
ठीक है। तो क्या होता है कि हमने एक कहावत सुनी कि चिल्लर में बहुत सारा आवाज़ करता है ना, चिल्लर का, तो चिल्लर का वही हिसाब किताब होता है, ठीक है। नोट होती है, उसकी आवाज़ नहीं होती। तो फीचर्स, एडवांटेज, साइड इफेक्ट, ठीक है। अगर अनशन कुछ भी एडवर्टाइज कर दिया तो बिजनेस को भी उस पर नुकसान होता है। एडवर्टाइजमेंट नॉट बीइंग मिसलीडिंग, लोगों को धोखा दे के कुछ भी फेक एडवर्टाइज कर दो आप, ठीक है, वल्गर एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो ये नहीं चलेगा। कस्टमर अप्रिशिएट करना चाहिए ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट को। सही बात है, अगर आप सही हो तो ऑनेस्टली आपने एडवर्टाइज किया है, सही एडवर्टाइज है तो ऑनेस्ट भी करेगा, वो खुद अप्रिशिएट करेगा। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, टाइम पे जो वारंटी है, गारंटी दिया है पे भी उस हिसाब से आप चीज़ों को रिप्लेस या चेंज करके या बना कर दे दो। बट अब वैसे इसमें मेरा हक है क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने आपसे लिया था, अपने वारंटी गारंटी का वादा किया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट अब वैसे कि कस्टमर के लिए, कस्टमर को चीप, सस्ते दाम में, कम दाम में और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे दूँ मैं, ये ज़रूरी रहता है। बिजनेसमैन ही सोचेगा उसके बारे में फाइनल प्राइस, क्योंकि हम चाहेंगे कि कस्टमर बना रहे हो, कस्टमर सोचेगा कि मेरे को सस्ता मिले और अच्छा मिले। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स क्वालिटी एग मार्क्स होते हैं, ये होलोग्राम्स होते हैं, BIS एग मार्क, ये प्रोडक्ट्स पे लगाए जाते हैं, जो ISI, तो ये सब जो एग मार्क होते हैं, ये सब क्वालिटी के एक नोटेशन होते हैं, क्वालिटी का एक मार्क होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट है तो वो एक मोहर लगा के दे देती है कि अभी ये हमारी क्वालिटी अश्योरिटी है। रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। अब ग्राहक वही चाहता है ना कि मैं दुकान पे जाऊं तो मुझे चीज़ मिल जानी चाहिए। गुड क्वालिटी रेगुलरली मिलना चाहिए, ठीक है, जब भी ज़रूरत हो तब मिल जाए। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज। अब आर्टिफिशियल शॉर्टेज अभी जबरदस्ती जमाखोरी नहीं। चलो कांदा का भाव बढ़ रहा है, हमारे गोदाम में पड़ा हुआ 4 गोनी तो चलो 2 गोनी ठसा दो, जब ज़्यादा भाव बढ़ेगा तब हम बेचेंगे। ना, आर्टिफिशियल स्टोरेज गलत बात है ना भाई, ऐसा थोड़ी। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये नहीं ब्लैक में लेके बेचना चालू करो। हमने देखा है कोरोना के माहौल में क्या क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें ब्लैक में आई थी, राइट। अटेंड कंप्लेंट्स, कंज्यूमर के कंप्लेंट को भी इमीडिएटली, अभी कुछ प्रॉब्लम है, उसकी ग्रीवेंसेस, कोई शिकायत है तो उसको फटफट उस पर डिसीजन लेना, इम्प्लीमेंट करना, कस्टमर को हर एक प्रॉब्लम को उसका वेलकम करना है। नहीं क्यों आ गए, कैसे आ गए, ऐसा नहीं, ट्रेनिंग देना कस्टमर को। अब कोई चीज़ से अवेयर नहीं है कंज्यूमर, उसको नहीं मालूम है कि कैसे चलाते या कैसे ऑपरेट करते, तो उसको बताना कि भाई इसको इस तरीके से वापरते, इसको इस तरीके से चलाते, उसको ट्रेनिंग देना और उसको रीजनेबल फीस ही चार्ज करना। ये नहीं कुछ भी आप चार्ज कर दो, ना ऐसे नहीं। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, अनफेयर कुछ ज़्यादा मत लो यार, कमाओ कम, खाओ और गम खा, तुम भी खाओ, खुश रहो, ठीक है, लूटो मत कस्टमर को, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को ध्यान में रखो। कंज्यूमर आज तुमको 2 रुपया दे रहा है, अगर पता चल गया उसको तुम इसके साथ गलत कर रहे हो तो कल को 1 रुपया भी नहीं देगा, 4 आने भी नहीं देगा, फिर वो कंज्यूमर तो तुम खो दोगे और जो उसका रेपुटेशन, ट्रस्ट है वो तो चला गया तुम्हारा। टुवर्ड्स गवर्नमेंट के लिए अभी मेरे बिजनेस यूनिट की क्या जिम्मेदारी रहेगी कि मैं टाइम पे टैक्स भरता रहूँ, ठीक है। जो भी टैक्स होते हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जितना भी टैक्स है बिजनेस यूनिट का सारा टैक्स, GST वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को देता रहो, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट है वो सब बताता रहो, कितना मेरे पास पैसा अवेलेबल वो भी दिखाता रहो, ठीक है। कोई भी चीज़ छुपा के ना रखो क्योंकि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशन, अब जो नियम कानून बनाया है गवर्नमेंट ने उसको फॉलो करता चलो भाई। जो बिज़नेस चला सकता वही बिज़नेस चलाओ, उसी के हिसाब से, लॉ के हिसाब से लाइसेंस भी लेना है तो ले लो, ठीक है। ऑपरेशंस को बराबर से चलाओ। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन यूनिट है कहाँ पर कितना प्रोडक्शन कर सकता हो वही करो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भी कमाओ भाई, मेरा बिजनेस है तो मैं बाहर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करूँगा तो एक्सचेंज में डॉलर दिरहम कमा सकता हूँ। तो फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्टिंग वेरियस गुड्स, वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। अब जैसे मैं बाहर भेज रहा हूँ तो वैसे बाहर से मंगाऊंगा भी तो यहाँ की रुपया वहाँ पर जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट सेट करता है एक टारगेट कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कंट्री का तेजी से विकास हो, देश का विकास हो, तो उसको नेसेसरी कोऑपरेशन देना गवर्नमेंट को। बट अब वैसे बिजनेस यूनिट ही, बिजनेसमैन ही दे सकता है। इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट कोशिश करता है कि बिजनेस जो सेक्टर है वो इम्प्लीमेंट हो, आगे बढ़े, इसमें विकास हो, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स आए, ठीक है। और सजेशन टू द गवर्नमेंट को भी सजेशन दो जो बेस्ट हो सकता है। कुछ पॉलिसीज़ बनानी हो, फ्रेमिंग करनी हो तो इससे रिलेटेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड, कुछ लाइसेंसिंग पॉलिसी से रिलेटेड कुछ हम दे सकते हैं। गवर्नमेंट को अपनी तरीके से फीडबैक शेयर कर सकते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ठीक।
नो फेवर्स, कोई भी एहसान नहीं भाई, मत एहसान मत करो मुझ पर। नो फेवर्स, शुड नॉट टेक एनी फेवर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। नहीं नहीं, मेरे को कोई एहसान नहीं चाहिए, जो आपका होता है वो आप लो, आप मेरे पर कुछ एहसान मत करो। कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, बट ऑब्वियसली अभी मस्ट कंट्रीब्यूट, कुछ सरकार को कुछ और भी अलग से दे। इमरजेंसी अब जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, अब देखो हमको टाटा की बात ही क्या बोलूँ, टाटा तो सबसे बड़े दानवीर भी निकले, इन्होंने तो कितने अरबों रुपए लगभग सब, अब अंबानी अडानी सबका मिला के एक साथ में जोड़ घटा के एक ही साथ में इतने सारे पैसे उन्होंने डोनेट किए थे। हमने कोरोना में देखा कितना डोनेट किया, तो पूरी दुनिया ने देखा, अब क्या ही बोलना, सभी चलते हैं सभी जानते हैं। ठीक है, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो वो भी एक तरह की नेचुरल कैलामिटी ही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, देखो कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, तो ये पहले कि इन्वायरमेंट को बचाओ, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ना हो मेरे बिजनेस से, केमिकल प्लांट सीमेंट प्लांट लगाया तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मेरे पास रिसोर्सेज उनका ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम मैक्सिमम यूज़ कर पाऊँ मैं, जैसे कि फ्यूल है, वाटर है, ये सबको मैक्सिमम यूज़ कर पाऊँ। वीकर सेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर जॉब पहले से रखा हुआ है। अब रिजर्व कैटेगरी से आते हो, अनुसूचित जाति जनजाति से जाते हो, टेंशन मत लो, आपके लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जॉब पहले से रिजर्व्ड है, आप आ जाइए। पीपल तो फाइनेंशियल सपोर्ट हम आपको देंगे। ठीक है, आप डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, अब जो पिछड़े जाति, पिछड़े प्रजाति, पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े एरिया हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार पैदा करना, परचेजिंग पावर ताकि लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, अब रोज़गार पैदा होगा तभी लोग कमाएगा, तभी खर्च करेगा, राइट। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़, भाई आतंकवादी गतिविधि को तो ज़रा भी मेरे को नहीं देना है। ठीक है, मैं वो बिज़नेस नहीं कर सकता, कट्टे बेचूँ, घोड़े बेचूँ, ये सब नहीं चलेगा। स्मगलिंग करूँ, ठीक है, वो बिज़नेस नहीं होता। ठीक है, ब्राइबिंग गवर्नमेंट पीपल शुड बी अवॉइडेड। फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाँ बट ऑब्वियस है कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है डोनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा लोगों को मदद करूँ ताकि वो उनकी पॉवर्टी से वो बाहर निकले, इलिटरेसी से वो बाहर निकले, थोड़े प्रोवाइड करूँ उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर मेरे को ऊपर वाले ने दिया है तो मैं भी लोगों को थोड़े से पैसे दूँ उनकी मदद करने के लिए। एंटी ड्रग कैंपेन, एंटी नॉइस पॉल्यूशन चलाऊँ, मैं कैंपेन्स चलाऊँ। ठीक है, प्रिवेंट कंजेशंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बट वैसे बिजनेस का सबसे पहला होता है कि वो लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे, लोगों को रोजगार दे। भाई लोगों को रोटी प्यारी है, पहले रोटी तो खिलाओ। सेक्शन इन सोसाइटी, इट कैन बी डन थ्रू एक्सपांशन। जब तक मेरा बिजनेस मैं बड़ा नहीं करूँगा, डाइवर्सिफाई नहीं करूँगा, तब तक तो होना नहीं है। तो इसके लिए इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पावर्टी, गरीबी, इन सब को सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए क्या है, अब देखो ये बिजनेस है, बिजनेस में रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन, कच्चा माल निकाला जाता है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। अगर वेस्ट जो बाय प्रोडक्ट है उसको हमने रिसाइकल कर दिया तो बट अब वैसे अब उस कंपनी के लिए हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, भाई ये कंपनी रिसाइकल प्रोडक्ट बनाती है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है। कुछ चीज़ें जो अफेक्ट करती है बिजनेस इन्वायरमेंट को, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज, कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। फ़ोन आपके घर में भी कहीं ना कहीं कोने कापची में किसी न किसी अलमारी में पड़ा होगा, एक बिगड़ा हुआ फ़ोन जो आपने अभी तक ऐसे ही रखा होगा, न तो आपने उसको बेचा होगा ना तो उसको फेंका होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी होते हैं जो हमारे घर में कहीं ना कहीं पड़े, तो इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज उसको बोलते हैं। तो एक तरह का ये पोल्यूशन ही फैलाता है। तो नंबर ऑफ वेस्ट प्रोविज़न, कुछ वेस्ट प्रोविजंस के कानून बनाए गए, 4R बोलते हैं उसको, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी। रिडक्शन कम करना, और कम जो हुआ तो फिर भी जो वेस्ट हुआ उसको रीयूज करना, फिर से रिसाइकल, नया प्रोडक्ट बना के रिसाइकल करना, फिर रिकवरी करना। जहाँ पर भी रिडक्शन पॉसिबल है वहाँ पे किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। और जिसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे चीज़ों को रीयूज किया जाने लगा। रिसाइकलिंग ऑफ थर्ड ऑप्शन, अब रिसाइकलिंग कंसिडर किया गया वेस्ट जो विच कैन नॉट बी रिड्यूस और रीयूज्ड। ठीक है, फाइनली इट मे बी पॉसिबल मटेरियल एनर्जी फ्रॉम वेस्ट विच कैन बी रिड्यूस, बट वही बात होगी, मतलब रिड्यूस जो वेस्ट हुआ है उसको रीयूज करना, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस। बिजनेस की एथिक्स की बारे की बात करते हैं। बिजनेस का एथिक्स क्या बोलता है? एथिक्स का मतलब होता है इथोस, इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। एथिक्स की बात हुई तो सीधे कैरेक्टर पे आ गए भाई, सब कुछ बना लो, कैरेक्टर चला गया तो सब चला गया मेरे दोस्त। ठीक है, कैरेक्टर, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, व्हाटएवर यू आर अर्निंग दैट इज मीनिंगलेस, राइट।
तो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल एन ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो वाइल द बिजनेस। एथिक्स पे चलाओ भाई, जो चीज़ चल सकती है वही चलाओ। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो वाइल डूइंग बिजनेस, को एथिक्स को फॉलो करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे, उनके अपने खुद के बिहेवियर को संभाले, वो क्या करे, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, वही एथिक्स होता है। तो एथिक्स का मतलब होता है जो राइट है वही करो, सही चीज़ों को ही करो, गलत को मत करो, जो अच्छा है वही करो, अनफेयर ना करो, लीगल करो इलीगल ना करो, प्रॉपर करो इम्प्रॉपर ना करो। डेफिनेशन दिया, एंड्रयू केन ने दिया है डेफिनेशन, यहाँ से डेफिनेशन चालू होती। बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट ऑफ साइंस, बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट और साइंस ऑफ मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप, मतलब प्यारा भरा रिश्ता विद सोसाइटी, इट्स वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज रिकॉग्नाइजिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट और रॉन्ग कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वही बात भाई, समाज के साथ प्यारा भरा रिश्ता बना के वो बिजनेस चलाओ, और ताकि जो समाज कल्याण में भी हो और एक सही तरीके से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट हो, और राइट कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो। अब आगे देखते हैं फीचर्स क्या बोलता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है सर? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सिंपल, जो करना है, क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो दैट इज व्हाट कोड ऑफ कंडक्ट। मोरल एंड सोशल वैल्यूज, हाँ भाई प्रिंसिपल है हमारे यहाँ पे, अपने नियम कानून, टाइम पे आओ, टाइम पे लॉगिन करो, सर्विस ऑफ सोसाइटी, फेयर ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन एंड सोशल ग्रुप को इससे प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। कैसे? सोशल ग्रुप एज कंज्यूमर एम्प्लॉयज़ हो गए, तो अब उनको मालूम है कि अब उनको कोई ठगेगा नहीं, ठीक है, उनके हक की बात होगी, उनके लिए बात होगी, क्योंकि बिजनेस ने एथिक्स फॉलो किया है। सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक लीगल अदर लिमिट्स बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन दीज लिमिट्स, ठीक है। वॉलेंट्री, ये तो बहुत ज़रूरी है, अपनी इच्छा से बिजनेस को चाहिए कि वो खुद एथिक्स को फॉलो करे, भाई उसको अच्छे से रहना है ना, तो एथिक्स को फॉलो करे, और एथिक्स फॉलो करेगा तो ही वो कंज्यूमर के दिमाग में, इन्वेस्टर के दिमाग में, दिल में जगह बना पाएगा। इट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब लॉ के हिसाब से भी इसको चलना ही पड़ेगा ना, ये तो फिर तो सीधे बंद हो जाएगा। रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर गाइडेंस मिले। इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स, बिजनेसमैन को चाहिए कि वो मोटिवेट करे। रिलेटिव टर्म बिजनेस एथिक्स, जैसे कि वन कंट्री टू अनदर कंट्री, व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ गुड वन कंट्री में बी बैन, कुछ चीज़ें कहीं पर बैन है तो कुछ चीज़ें कहीं पर लीगल है, तो ये रिलेटिव टर्म को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यू कॉन्सेप्ट, न्यूअर कॉन्सेप्ट कुछ भी आए तो स्ट्रिक्टली फॉलो, इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट इन पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज। कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट आता है तो हम गरीब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर तो नहीं, लेकिन डेवलप कंट्री में स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला, ये ऐसा फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना है। हालांकि हमने भी बहुत कुछ फॉलो किया हमारी डेवलपिंग कंट्री में भी, कोरोना ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है। मोरल एंड सोशल वैल्यूज क्या होता है देखो, वही बात हो जाएगी एथिक्स। अब मोरल, अब मेरी खुद की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है ना, अपना भी एक ज़मीर होता है, ज़मीर कहे तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस ऑफ सोशल कंडक्ट। सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, समाज के हिसाब से कैसे रहना है। राइट्स, पैट्रियोटिज्म, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, भाई सबकी इज्जत करो। तुम्हारा बिजनेस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी गालियाँ मारते फिरोगे, राइट। डिग्निटी, रैशनैलिटी, ये होश में रहो, इरेशनल मत बनो। सेक्रीफाइस तो सभी लोग करते हैं, तुम जैसे कर सभी ने किया है। डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस, बिहेवियर ऑफ मेनी वेज। मोरल वैल्यूज ये परसेप्शन लाता है कि राइट और रॉन्ग। सोशल वैल्यूज इंक्लूड आइडियाज, थिंग्स सोशली एक्सेप्टेबल, वही व्यवहार करो जो सभी लोग तुमसे एक्सेप्ट कर पाए सामने वाला, ठीक है। तुम बिजनेस चला रहे हो तो ट्रेडिशन, ऑनेस्टी होनी चाहिए तुम्हारे में, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, काम चोर लोगों की तो जगह ही नहीं है। कोऑपरेशन, फॉरगिवनेस, माफ़ करने का भी हिम्मत होना चाहिए, किसी को हर्ट ना करो। माफ़ तो कोई कर नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ़ कर पाना, है ना। लेकिन आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा और किसी को हर्ट ना करो, इस तरीके से काम करो, ठीक है। सोसाइटी इसको क्रिएट करती है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, नोन एज बिजनेस एथिक्स, उसी को कहते हैं बिजनेस एथिक्स। जो सोसाइटी डिसाइड करती है उसी को कहते हैं बिजनेस एथिक्स। इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी भी, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी भी, और जिसकी मदद से क्या बनता है, गुडविल। ऑनेस्ट रहूँ, मैं ईमानदार हूँ,
साफ सुथरा जो बात है ओपन बोलता हूँ, फेयरनेस है, ठीक है भाई, क्लियर है, इंटीग्रिटी, गलत नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, तुमने जितना दिया उतना रिटर्न मिलेगा तुमको, और तब जाके आपके मन में मेरे लिए गुडविल बनेगा। डूज और डोंट्स, देखो भाई बिजनेस का एक अपना डूज एंड डोंट्स होता है। भाई टाइम पे आप टैक्स दो रेगुलरली, फेयर वेज और अलाउंस दो, वर्कर्स को बराबर पगार दो, सेफ्टी भी रखो कर्मचारियों को लेकर, क्वालिटी प्रोडक्ट दो जैसा चाहिए कंज्यूमर को वैसा, कुछ लूटो मत, रीजनेबल बता के, रिस्पेक्ट ऑनर कस्टमर को, भाई इज्जत दो, ऐसे नहीं हो तुमको 2 पैसे दे रहा है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। डोंट क्या नहीं करना, डिस्ट्रॉय मत करो, हेल्दी कंपटीशन डिस्ट्रॉय मत करो, जो कंपटीशन है कंपटीशन को कंपटीशन की तरह रखो, डिस्ट्रॉय मत करो। भैया वो सामने वाला 10 रुपये में दे रहा है तो मैं 5 रुपये में बेचूँ, ये तरीका है अनहेल्दी। सामने वाले के कस्टमर के पास जाओ, उसके घर पे जाओ, उसके हाथ पैर जोड़ो कि तुम अब मेरे यहाँ से लिया करो, वहाँ से मत लिया करो, वो अच्छा नहीं देता है, इस तरीके का नहीं, वो अनहेल्दी कंपटीशन होता है। वो जो 4 दिन के कमाने के लिए आए होते हैं ना, वो लोग ही करते हैं, ठीक है। अनहेल्दी कंपटीशन वो लोग ही को ही सूट करता है, जो इनको लेगेसी बनानी होती है वो नहीं करते। चीट मत करो भाई, कस्टमर को पैसा लिया है ना तो बराबर सर्विस दो, ऐसे नहीं पैसे ले ले बस। मोनोपोली नहीं बना सकते आप, मोनोपोली क्यों बनाने का, ठीक है, मोनोपोली बनाना गलत बात। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग मत करो, ठीक है। स्क्रेट अनरीजनेबल प्रॉफिट मत बनाओ भाई, जो है वो। अनफेयर कंपटीशन को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। अनफेयर कंपटीशन, अब हर किसी को तो मुंह नहीं लगा सकते ना, कंपटीशन में मतलब जो कंपटीशन के लेवल का होता है उसी को कंपटीशन कहते हैं ना, जो कंपटीशन के लेवल में ही नहीं आता है। अब मैं पिछले 16 साल से हम अगर बिजनेस में हैं, कंपटीशन में हैं, तो जो मेरा 16 साल वाला रहेगा ना उसके साथ मेरा कंपटीशन रहेगा। ये जो आज के कल के आए हुए लोग रहेंगे, आज कल की दुकान खुली है तो उसके साथ मेरा कंपटीशन ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे कंपटीशन के लायक ही नहीं, खड़े ही नहीं हो सकता मेरे सामने। तो कंपटीशन की तो बात ही छोड़ दो। कंपटीशन इसका व्हाट आई हैव मेड सिंस लास्ट 16 ईयर्स, सिंस लास्ट 20 ईयर्स, सिंस लास्ट 50 ईयर्स, राइट। वो मैंने जो बनाया, वो मैंने जो पब्लिक को कमाया है, लोगों को सेवा दी है, वो दैट इज व्हाट कंपटीशन प्रिवेल्स, ठीक है। अनफेयर कंपटीशन करके वो बस 4 दिन कमाएंगे फिर चल देंगे। कर्मा ही सब कुछ देखता है ऊपर वाला। एग्रीमेंट विथ फेलो बिजनेसमैन, कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, ये सबको भी कंट्रोल करना। सर्विस देना फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट, पहले सेवा फिर बाद में मेवा, बाद में। ट्रूथ, कस्टमर इज द किंग, भाई ग्राहक भगवान है, भगवान है ग्राहक, ठीक है, उसी को सेवा दो, उसको ज़्यादा दो। मेक योर बिजनेस जस्ट फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनामिक, अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाओ, फेयर बनाओ और डायनामिक हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कब आया? सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ, फिर मैंडेटरी हो गया 15 अप्रैल 2014 से, मैंडेटरी हो गया 15 अप्रैल 2014 से। सारे डेट्स मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 135 के 3 आया था। ये क्या था इसका मतलब? CSR का मतलब ये था कि सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल कंट्रीब्यूट करना। जो भी मेरा गोल है मैं खुद को एथिकली ओरिएंटेड होके वही काम करूँ जो सोसाइटी के हाथ में हो, मेरे हाथ में हो, ठीक है। और स्टेक होल्डर, पब्लिक जनरल एक्सेट्रा। बाय प्रैक्टिसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज को चाहिए कि वो कॉन्शियस रहे इकोनॉमिक और सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को लेकर। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूनिडो ऑर्गेनाइजेशन, इसने बताया CSR का डेफिनेशन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट, जो कंपनी क्या करती है, जोड़ती है एक दूसरे को, इंटरनल इन्वायरमेंट विद द बिजनेस, ठीक है, ऑपरेशन, इंटरैक्शन विद द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ये डेफिनेशन दिया इन्होंने। स्कोप क्या है CSR में? एप्लीकेबिलिटी, जो इस कंपनी का 1500 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ है या 1000 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ है, प्रॉफिट और 15 करोड़ का बना रही है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के दौरान, उनको चाहिए कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करें, ठीक है। वो एक कमेटी बनाए, बोर्ड बनाए। 1 अप्रैल 2014 के हिसाब से एक मैंडेटरी हो गया। बोर्ड की एक स्पेशल रिपोर्ट उनको बनानी होगी, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी उनको बनानी होगी। जो भी कंपनी स्पेंड कर रहा है फाइनेंशियल ईयर में 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, कंपनी को चाहिए कि वो इमीडिएटली प्रोसीड करे फाइनेंशियल ईयर के लिए, परसेंस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। आगे देखिए, अब ब्रीफ आउटलाइन ऑफ CSR पॉलिसी क्या है वो देखो।
कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी बनाना है। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी बना के रखने का है। CSR का एक्सपेंडिचर मनी कहाँ पर गया CSR फाइनेंशियल ईयर के दौरान, कहाँ पर कितना पैसा खर्चा हुआ, ये एवरीथिंग सारी इन डिटेल में। CSR कमेटी क्या होती है? एक कमेटी होती है जहाँ पे 4 डायरेक्टर होते हैं, वो लोग मिलते हैं साल में 2 बार एटलीस्ट मिलते हैं, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। CSR एक्टिविटीज़ कमेटी क्या करती है? दे आर रिकमेंड CSR एक्टिविटीज़, जैसे कि बजट को बनाना हो गया, डिस्क्राइब हाउ द कंपनी विल इम्प्लीमेंट, कैसे नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगी, कैसे लेना है, एवरीथिंग, ठीक है। मॉनिटर द प्रोग्रेस, क्या चल रहा है ये। CSR एक्टिविटीज़ में आ जाता है कि 135 सेक्शन के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से CSR पॉलिसी एक्ट 2014 के हिसाब से बताया है कि हंगर, पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, ये सबको बचाना, ये सबको रोकना। सैनिटेशन, मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सभी को साफ पानी, स्वच्छ पानी मिले, सैनिटेशन की सुविधा हो। प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। वोकेशनल स्किल्स लोगों को सिखाया जाना चाहिए, बच्चों को सिखाया जाना ताकि वो डेवलप करे और अपने आप को काबिल बना सके, स्वावलंबी बना सके। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, बट ऑब्वियसली बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो, पूरा ध्यान रखना चाहिए। लो कॉस्ट मेडिसिन अवेलेबल कराए। इंश्योरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, फ्लोरा एंड फौना, एनिमल वेलफेयर, एग्रो फॉरेस्ट्री, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल, एयर वाटर पोल्यूशन किसी भी तरीके से ना हो। एम्प्लॉयमेंट स्किल्स लाना, वोकेशनल स्किल्स देना, फ्री में कोर्सेज वगैरह कंपनीज देती हैं। बेनिफिट आर्म्ड फोर्सेस, जो वार में वीडियोस वगैरह, उनके लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना। रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्लम एरिया डेवलपमेंट करना। अलोकेशन ऑफ फंड्स, अलोकेशन ऑफ फंड में पैसा जमा करते लोग, लेस देन 2% ऑफ द एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। स्पेंड नॉट लेस देन 2%, तो कम से कम जो भी नेट प्रॉफिट कमा रहे उसमें से 2% रुपया 2% निकाल लो, वो CSR लोगों के कल्याण में काम आएंगे। एक्टिविटी विल नॉट बी पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, उसको वो पैसा बिजनेस के प्रॉफिट में यूज़ होगा ही नहीं, उसको 2% CSR में ही यूज़ होगा, CSR एक्टिविटी के लिए ही यूज़ होगा जो। और एटलीस्ट लास्ट फाइनेंशियल 3 ईयर्स के रिकॉर्ड्स उनको रखने पड़ेंगे कंपनीज को। नॉन कंप्लायंस ऑफ CSR एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर पैनल प्रोविजन नॉन कंप्लायंस अंडर 135 के हिसाब से अगर नॉन डिस्क्लोजर होता है, CSR पॉलिसी नहीं फॉलो करती है, तो पेनल्टी लगेगा। नॉन कंप्लाइंग CSR कितना पेनल्टी? 15,000 में एक्सटेंड 25 लाख एवरी ऑफिसर, इकाई दही सकड़ा 1000 लाख 25 लाख तक जा सकता है फाइन। तो ये फाइन तो अच्छा नहीं है ना, तो इसके लिए CSR चीज़ फॉलो करो। मैं एक्सटेंड अप टू 3 साल तक का जेल भी मिल जाएगा। फाइन विद द 50,000 विच में एक्सटेंड 55 लाख तक भी जा सकता है। 3 साल की जेल और समझो 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो इस तरीके से CSR ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, यहाँ तक बन गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप, और साथ साथ में अपना सहयोग देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार।